कहानी शुरू होती है मरी के एक छोटे से शहर से, जहाँ दो दोस्त एक साथ रहते थे और ये दोस्ती नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। पहले इनके दादा, फिर उनके वालिद और अब ये दो दोस्त आशिर खान और मुआज खान। अब पता नहीं आगे इनके बच्चे इस दोस्ती को कैसे लेकर चलते हैं, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। आशिर खान का एक छोटा आशिर खान का एक 6 साल का बेटा था, जबकि मुआज साहब के यहाँ एक 4 साल की बेटी थी। घर साथ होने की वजह से वो दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद वो अपनी खानदानी दोस्ती को अगली नस्ल तक लेकर चलना चाहते थे। इंशा वाइट फ्रॉक पहने अपने गार्डन में खेल रही थी। वो कुछ दिनों से शामिर से नाराज़ थी, क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे और वो इंशा के साथ खेलता नहीं था। इंशा पहले भी बहुत बार शामिर से नाराज़ होती थी, लेकिन हमेशा वो उसे टेडी बियर या चॉकलेट देकर मना लेता था। लेकिन इस बार उसने इंशा को नए तरीके से मनाने का सोचा था। नेहान अब रेड रोज़ का छोटा सा बुके लेता, जो इंशा के छोटे छोटे हाथों में भी आ जाता। वो बेकदम चलता इंशा के पीछे खड़ा होता है, तो इंशा जो अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी, वो जैसे पीछे मुड़ती है तो सामने शामी को देखती मुँह फुलाए कहती है, अब क्यों आए हो? जब खेलने का कहती तब तुम्हें पढ़ना होता था, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब इंशा मूर्ति की शामिर अब कान पकड़ता कहता है, सॉरी इंशा, आप कभी मना नहीं करता खेलने से। देखो, मैं अपनी दोस्त के लिए रोज़ भी लेकर आया हूँ, प्लीज़ मान जाओ। इंशा जैसे ही रेड रोज़ देखती है, अभी वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसकी बॉडी पर सुर्ख दाने बनना शुरू हो जाते हैं। उसके पूरी तरह सुर्ख होना शुरू हो जाए। अचानक उसे सांस रुकना शुरू होता है और वो अपनी गर्दन पकड़ती वहीं से ज़मीन पर जा गिरती है। शामिर अब इंशा को देखता रोज़ साइड पर रखता चलता हुआ उसकी मामा को बुलाने लगता है। इंशा की हालत देखते वो काफ़ी डर गया था। आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं होता। शामिर को चिल्लाता देखकर रमला बेगम भागती हुई बाहर आती है, लेकिन सामने इंशा की हालत देखते डर जाती है। रमला बेगम अब इंशा गोद में उठाती मुआज खान को अंदर से उसकी मेडिसिन लाने का बोलती हैं। कुछ ही देर में रमला बेगम जैसे इंशा को कुछ रेस दवाई की बुलाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती। शामिर जो डरा सहमा दूर करता, रमला बेगम अब प्यार से निहान को अपने पास बुलाती है, तो शामिर अब डरा सहमा रमला बेगम के पास जाते हैं, तो रमला बेगम खुद से लगाती बताती हैं, बेटा डरो मत, कुछ नहीं हुआ। असल में इंशा को लाल गुलाब से एलर्जी है, जब भी कोई गुलाब लाते तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। हमने डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही। शामिर अब कुछ रिलैक्स होता है, इंशा से सॉरी करता है, सॉरी इंशा, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। रमला अब मुस्कुरा देती हैं और शामिर से कहती हैं, बेटा आप इसे ब्लैक रोज़ दे सकते हो उसे लेकिन इसकी भी खुशबू काम वरना और कोई नहीं। शामिर अब हाँ में सर में हिला देता है। रमला बेगम दोनों बच्चों को खेलता छोड़ती खुद अंदर की तरफ चली जाती हैं। शामिर भी अब इंशा से सॉरी बोलता है, तो इंशा कहती है, कोई बात नहीं शामिर, तुम्हें कौन सा पता था, इट्स ओके, चलो अब खेलते हैं। शाहिर खान और शायका बेगम ने मुआज खान की फैमिली को आज डिनर पर इनवाइट किया था। दोनों बच्चे इंशा और शामिर खाना खाने के बाद अब खेल रहे थे। उन दोनों की छोटी छोटी शरारतें देखकर सब हंस रहे थे कि इतने में आशिर से कहते हैं, यार मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। मुआज खान को तो पहले इनकी बात समझ नहीं आती। इतने में शायका बेगम बोलती है, मुआज भाई, इनके कहने का मतलब हम सोच रहे हैं हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे शामिर से करना चाहते हैं। अभी सिर्फ बात तय कर देते हैं, फिर जैसे बच्चे थोड़े समझदार होते हैं तो उनका निकाह कर देंगे। मुआज़ और रमला बेगम तो बहुत खुश होते हैं और मुआज़ अब जब कहते हैं, ठीक है, हमें हाशिर, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी दोनों बच्चे एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। बड़े होकर भी इनकी खूब बनेंगी। आज फिर से दो दोस्त अपने पिछले बुजुर्गों की तरह अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बांध चुके थे, लेकिन यह बात ये थी कि मुआज़ खान अब हाशिर से कहते हैं कि मैं और रमला साथ पाकिस्तान छोड़े, मैं अपना बिजनेस बाहर सेटल करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से जाना होगा। मुआज के बाहर जाने की बात सुनती है हाशिर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और हाशिर खान कहते हैं
क्या ज़रूरत है मास बाहर जाने की, अच्छा खासा कमा लेते हो यहाँ। लेकिन मास कहता है नहीं यार, मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर बनाना है, इसलिए मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कौन सा हमेशा के लिए बाहर जा रहा हूँ, सिर्फ चंद साल, उसके बाद वापस आकर निशा और शामिर की शादी कर देंगे। आशिर खान अब अपने दोस्त को कामयाबी की बहुत सी दुआएं देते और खूब गप्पे लगाते। आप अपने अपने घर का रुख करते हैं। इंशा भी शामिर को बाय बोलते चली जाती है। रात को आशिर खान अपनी बीवी समाज के बाहर सेटल होने की बातें करते हैं। 6 साल का शामिर जो सोने का बहाना करता सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन वो स्कूल से छुट्टी करता है। इंशा के साथ खेलने के लिए उसके घर चला जाता है। शामिर ने खेलते खेलते इंशा को बाहर जाने की रोकने की कोशिश करते हैं। इंशा मेरे दोस्त प्लीज़ तुम अपने बाबा के साथ बाहर मत जाओ, तुम यहीं रह लो ना, मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर, मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है। हम एक साथ खेलते हैं, हम हर बार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तुम्हारे अलावा मेरे कोई दोस्त नहीं है। लेकिन इंशा जो ना समझती हो, आप भी अपनी मासूमियत के सवाल करती है। शामिर तुम मेरे बाबा से बात करो, मैं क्या कर सकती। लेकिन शामिर को समझाने की कोशिश करता है, मेरी जान प्लीज़ तुम अपने बाबा से कहो ना। इंशा आप ठीक है कह देती है। एक हफ्ते का वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि आज मास खान की फैमिली कनाडा की फ़्लाइट थी। शामिर बहुत उदास था, वो अपने मामा बाबा को मनाने की कोशिश करता रहा कि इस तरह इंशा को रोक ले, लेकिन आशिर खान भी क्या करते क्योंकि मास खान अपने फैसले पर डर से। शामिर बहुत उदास था, वो रो भी रहा था। इंशा प्लीज़ मत जाओ, लेकिन मासूम से इंशा उसकी किसी ने सुनी थी। खैर अब वो घड़ी आ ही गई थी जब उनके जाने का वक्त आ गया था। शामिर अब ब्लैक फूलों का बुके बनाता है, इंशा के लाता है और अपनी फैमिली के साथ उसे एयरपोर्ट छोड़ने तक जाता है। शामिर इंशा को ब्लैक फूलों का बुके देता है, एक आखिरी कोशिश कर उसे रोकने करता है, लेकिन वो यही कहकर चल जाती है कि शामिर मुझे जाना हो, मैं नहीं रुक सकती हूँ। इंशा हाथ छुड़ाती अपने बाबा के साथ चल जाते। पीछे वो 6 साल का शामिर घुटनों के बल गिरा कहता है और फिर यूँ वो चली गई। शामिर को उस वक्त वो अल्फाज की तरह ज़्यादा जाने वाले हमें छोड़कर चल जाते हैं, फिर चाहे हमें रोएं पछताएं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 साल बाद एक सख्त दिल इंसान अपने दुश्मनों को उनके की एक सज़ा दे रहा था, टॉर्चर। एक शख्स के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी, साहब प्लीज़ छोड़ दें, आज के बाद किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन वो जालिम शख्स आदमी को अजियत में देखकर सामने कुर्सी पर बैठा सारा मंजर एंजॉय करता है। शैतानी क्या कल गा था। ये शख्स कोई नहीं बल्कि बहराम खानज़ादा था, जिसके नाम से भी लोग डरते थे। कदम कदम पर उसके दुश्मन थे। बहराम के जुल्म की दास्तानें हर जगह मशहूर थीं। बहराम के जुल्म की दास्तानें हर जगह मशहूर थीं। इसके अलावा बहराम का बिज़नेस की दुनिया में एक बड़ा नाम था। बहराम ने बहुत से ट्रस्ट भी बना रखे थे जहाँ वो बेसहारा बुजुर्गों और यतीम लड़कियों की मदद करता था। बहराम खानज़ादा जितना अपने दुश्मनों के लिए बहराम था, इतना ही वो बेसहारा लोगों के लिए नरम दिल था। उसके इतने रूप थे कि कभी कभी उसके ख़ास आदमी भी कंफ्यूज हो जाते थे, ये शख्स असल में है क्या। इंशा के जाने के बाद शामिर बहुत बदल गया था। वो एक इंतहाई चिड़चिड़ा ज़िद्दी इंसान बन गया था। शामिर के वालिदैन भी अब हर वक्त लड़ते रहते थे। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। शामिर सारा दिन घर से बाहर रहता है। उसकी पढ़ाई और दोस्त पास उसकी ज़िंदगी थी। यूनिवर्सिटी में शामिर की डैशिंग पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर बहुत सी लड़कियों ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन शामिर किसी का बुलाना दूर किसी लड़की की तरफ देखना पसंद नहीं करता। शामिर चाह कर भी इंशा को बुला नहीं पा रहा था। बेशक इतने सालों से उससे इतनी दूर थी, लेकिन शामिर के दिल में आज भी उसकी चाहत थी। शामिर इंशा के जाने के बाद बहुत सी नए डायरी में अपनी रूटीन लिखता। आज उसने दिन में क्या महसूस किया, जैसे इंशा कौन सी बात याद है। इसके अलावा भी बहुत डायरी लिखने के बाद वो घंटों से देखता रहता है। जो सब वो इंशा से कहा करता वो सब लिखता था, जैसे उसकी डायरी की जगह उसकी इंशा उसकी बातें सुनी। शामिर आज सुबह खुश था क्योंकि जब से पता चला कि इंशा वापस आ रही है, हाशिर साहब की फैमिली नवाज खान का सारा घर साफ करवा दिया था ताकि उन्हें वापस आकर कोई परेशानी न हो। बेशक इंशा जिन हालात में शामिर को छोड़कर गई, शामिर चाहता था उससे कभी बात ना करता, लेकिन दूसरी तरफ उसकी तड़प थी वो साल जो उसने इंशा के बगैर गुजारे थे। खैर सब घर वाले मिलकर नवाज खान और उनकी फैमिली का शानदार इस्तकबाल करते, लेकिन इस बार उनकी फैमिली में एक और फ़र्द का इजाफा हो चुका था। इस अनजान लड़की को देखकर सब हैरान होते हैं, लेकिन इन सब को एक नज़र में ही पहचान लिया था। मास सबको नशवा का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये उनकी दूसरी बेटी नशवा मास खान है।
इंशा से छोटी है। सब मिलकर एक शानदार मॉल में डिनर करते हैं। कुछ बातों के बाद सब थके होने की वजह से रेस्ट करने चले जाते हैं। शामिर जितना इंशा के वापस आने पर, लेकिन अब उसका रवैया देखता हार्ट होता है। इंशा काफ़ी बदल चुकी थी, अब वो पहली वाली इंशा नहीं रही ही नहीं थी। उसने शामिर को देखकर भी कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया था। पाकिस्तान आती निशा ने अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दी थी। वो कनाडा भी जॉब ही करती थी। वो ज़्यादा दिन फारग बैठ नहीं सकती थी, इसलिए उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई थी। निशा जो जीन्स के साथ शॉर्ट पहने बालों को खोला छोड़े बहुत खूबसूरत लगती है। वो अब अपनी 5 स्टार इंटरव्यू के लिए निकल जाती है कि अचानक रोड क्रॉस करते हुए सामने से तेज़ रफ्तार आती गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आती ज़ोरदार ब्रेक लगाती है, जिससे नशवा की चीख गूंजती है। लेकिन अचानक जैसे उसे महसूस होता है वो बच गया, तो फिर उससे अपने डॉन वाले रूप में आती है। उसे बड़ी सी गाड़ी में बैठे शख्स की विंडो नॉक करती है, उसे गाड़ी से उतरने का इशारा कर। जैसे वो शख्स गाड़ी से बाहर आता है तो नशवा उसको गिरबान से पकड़ती है। अब अच्छी भली सुना देती है, अंधे हो तुम, दिखता नहीं है। उसके अलावा बहुत कुछ। और वो सामने खड़ा शख्स अपनी जेब में हाथ डाली ये सारा मंजर चुपचाप देखता बस मुस्कुरा देता है। नशवा जब महसूस होता है कि इस शख्स से बात करने जैसी दीवार में सर मारने के बराबर है, तो वो अब एक ज़ोरदार धक्का देती शख्स का गिरबान छोड़ती सामने रोड के पार बनी बड़ी सी बिल्डिंग का रुख कर लेती है। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है। कुछ देर इंतजार के बाद नशवा अपना इंटरव्यू देती है और उसकी जॉब कन्फर्म हो जाती है। असल में नशवा के पास उसकी स्किल से ज़्यादा उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हुआ था और नशवा इस बात से अनजान दिखाया। नशवा घर पहुंची, सबको अपनी जॉब कन्फर्म होने का बताती है और अगले ही दिन उसने ज्वाइनिंग दी थी। नशवा जो पहले ही दिन लेट हो चुकी थी, अब वो भागती हुई लिफ्ट में इंटर होती है, लेकिन लिफ्ट का डोर बंद होने से पहले एक शख्स भी साथ ही लिफ्ट में दाखिल होता है। इस वक्त नशवा लिफ्ट में एक अनजान शख्स खड़ी थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही बहराम खानज़ादा था जिसका गिरबान नशवा ने कल रोड पर पकड़ा था। नशवा अब उस शख्स को पहली नज़र में पहचान कहती है, कितने बेशरम हो तुम, मुझे लगता था तुम समझ कल वाली इंसल्ट से, लेकिन तुम तो मेरा पीछा करने लग गया। अभी नशवा मजीद बोलती कितने में अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और नशवा जो पहले शेरनी बनी खड़ी थी अब जल्दी से बहराम के सीने में छुपती कहती है, ओफ ये क्या हो गया, प्लीज़ आप कुछ करें, मुझे कुछ हो जाए, मुझे डर लग रहा है। नशवा को यूँ डरता देकर बहराम उसे रिलैक्स करता कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहती हूँ अपना मोबाइल निकालता सिक्योरिटी को कॉल करते लिफ्ट ठीक करने कहता है। नशवा जो बिल्कुल बहराम की सीने से चिपकी खड़ी थी, बहराम जिसकी 32 साल ज़िंदगी इन 32 साल ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई थी। बहराम अब नशवा कमर में हाथ डालता है, उसे हल्का हल्का रिलैक्स करता कहता है तुम फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता और ना ही मैं इस किस्म का लड़का हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? अभी बहराम और कुछ कहता कितने में लिफ्ट ठीक हो जाती है। नशवा अब दोबारा से अपने पहले वाले रूम में आती बहराम को मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ जोड़ देती है, कितने चीप इंसान हो तुम, अगर एक लड़की को कोई दे तुम्हें मसीहा समझ कर तुमसे मदद ही ले लिए, तुमने पता नहीं क्या सोच लिया, आज के बाद ऐसा सोचना भी मत। इतना कहती नशवा लिफ्ट से निकलती जाती है और पीछे बहराम अपने गाल पर हाथ रखता अभी नशवा के थप्पड़ नहीं भूल पा रहा था। नशवा जितनी उसे बदतमीजी का बहराम कितना ही करीब होती जा रही थी। बहराम अपने गार्ड के साथ ऑफिस में दाखिल होता है, सीधा आसिम गोंदल के कैबिन का रुख करता है जो उस ऑफिस का मालिक है। आसिम गोंदल एक बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर था, उसका काम खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बेचना था। बहराम पहले भी बहुत बार आसिम को समझा चुका था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन दिन ब दिन उसका ये काम बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार आज बहराम की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी और अब सीधा आसिम के ऑफिस में दाखिल होता है, उसे गिरबान से पकड़ता, कुर्सी खड़ा करता है, उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ जुड़ता, कहते हैं आसिम गोंदल तुम्हारा खेल ख़त्म, आज से ये ऑफिस मेरा है, इस सारी बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ, आज बहराम खानज़ादा है, इस सारी बिल्डिंग को मैंने 2 गुनी कीमत में ख़रीद लिया और तुम्हारा खेल ख़त्म। और आसिम अब हाथ जोड़ा था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी। बहराम उससे बारिश करता खड़ा करता, अपने खास आदमी को उससे के जाने का आर्डर देता है। पूरा ऑफिस आसिम का अंजाम देख रहा था और वही बहराम सारी टीम को खुद का इंट्रोडक्शन देता, कहता है कि आज के बाद आप सबका नया बॉस मैं और मेरे कुछ रूल्स हैं, आप सबको उन पर चलना होगा। और फिर वो एक साइड पर खड़ी मिस नशवा को देखता है जो आंखें फाड़ते इसको देख रही थी। बहराम अब उसे अपने ऑफिस में बुलाता, कहता है मिस आप ज़रा मेरे ऑफिस में आए। नशवा रही थी कहीं ये उसके मुँह थप्पड़ का बदला ना नहीं, इसलिए अब डरती डरती उसके ऑफिस का डोर खोले इजाज़त तलब करती, उसके ऑफिस में दाखिल होती है तो बहराम कहता है मिस नशवा बैठे। नशवा तो हैरान होती जा रही थी, कोई मार थप्पड़ खाने के बाद इतने प्यार से बात कर सकता है। बहराम उसे ऑफिस के सारे रूल्स बताता है। नशवा को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हायर करता है और उससे सॉरी भी करता है। देखा जाए तो नशवा का सॉरी करना बनता लेकिन उसके पीछे भी अपना ही मफाद था। अब ये रोज़ाना का मामूल बन चुका था। नशवा पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर बहराम का हर छोटा बड़ा काम कर दिया, उसका ख्याल इसके अलावा भी उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बहराम ने अपनी ऑफिस टीम के साथ मिलकर एक ट्रिप अरेंज किया था जहाँ नशवा भी उनके साथ जाएगी। नशवा बहराम के साथ उसकी पर्सनल गाड़ी में ट्रैवल करती है, सारे रास्ते दोनों खूब हंसी मजाक और बातें करते हैं। रात का खूबसूरत मंजर जहाँ पूरी टीम आके गेट दायरा बनाए बैठी थी। इस दौरान नशवा बहराम की जैकेट पहने उसके साथ बैठी थी। बहराम और खूबसूरत मौका देखते हैं, एक बार फिर नशवा को प्रपोज कर देते हैं। जहाँ सब एम्प्लॉय ये देखते खुश हो रहे थे, अपनी खूबसूरती की वजह से ऑफिस में बहुत सी लड़कियों को रश था। वहीं नशवा एक बार फिर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बजाय बहराम के मुँह पर थप्पड़ मारती, उससे खासा इंसल्ट करती वहाँ से चली जाती है। पहली बार तो उसने नशवा का थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इस बार उसने सबके सामने थप्पड़ मार के उसके नाक को ठेस पहुँचाई थी और हर्ट हुई थी और तो वो अपनी
सारी हदें भूल जाता है, ईगो जब की स्मार्ट किया है, सब नशवा के साथ होना था। बहराम अब नशवा पीछे जाता है, उसे बाजू पकड़ता कहता है, समझती क्या हो खुद कुछ टांग भर की तुम हो, अगर थोड़ी सी इज्जत दे दी तो तुम अपनी औकात से बाहर हो रही। नशवा जिसकी अकड़ा भी वैसी ही थी। बहराम अब उसे बाजू पकड़ता ज़बरदस्ती गाड़ी में उठाता अपने फ्लैट में ले जाता है, निकाह कर लेते हैं। बहराम नशवा से निकाह भी गन पॉइंट पर किया था। निकाह के बाद सब गवाह अपने रूम का रुख करता है जहाँ उसे नशवा बंद किया था, लेकिन जैसे वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो सामने का मंजर ही कुछ और था। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। नशवा एक कोने बैठी घुटनों में सर दिए रोई जा रही थी। बहराम अब उसे बाजू पकड़ता खड़ा करता है, अगर सीधी तरह मान जाती तो ये सब ना करना पड़ता। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हुआ, अब भुगतो अंजाम। नशवा जो अब रोते हुए कहती है, दफ़ा हो जो यहाँ से, ये सब तुमने किया कर दिया, मेरे बाबा का मान टूट गया, मैंने उनकी इज़्ज़त पर दाग लगा दिया, मैं क्या मुँह दिखाऊंगी उन्हें। बहराम अब बेहिस खड़ा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें इज़्ज़त से अपनाना चाहता लेकिन तुम्हें इज़्ज़त रास नहीं आ रही थी, वैसे भी अब कुछ बुरा नहीं हुआ, मैंने कहा किया तुमसे इज़्ज़त आया है तुम्हें और अब इज़्ज़त से ही तुमसे अपना शरीर हक लूँगा। इतना कहती बहराम अपनी शर्ट के बटन खोलता है, बोस करता है, अपने नशवा गोद में उठाता है, बेड पर लिटाता है, उसके ऊपर वो झुकने लगता है कि नशवा अपने जो खास के उसके सीने पर रखती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज़ नहीं, लेकिन बहराम उसके दोनों हाथ तक की स्पिन करता है, उसके होंठों पर झुकता है, उसके अल्फाज मुँह में दबा जाते हैं। वो 32 साल है, बहराम इस 21 साल नशवा पर शिद्दत ढाने जा रहा था। वो नाजुक जान पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेगी। बहराम अब नशवे के होंठों का बख्शता वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता है, उसके वजूद में बेचैनी जगाता है। बहराम वहाँ अपने होंठ से गुस्ताखियाँ करने के साथ साथ नशवा के ट्राउज़र में हाथ डालता, उसकी नाजुक ही पर जानलेवा गुस्ताखी करता है। नशवा की